बदलो बदलो साथी भारत की तकदीर को, भारत की तकदीर को पहचानो आने वाले, पहचानो आने वाले कल की तस्वीर को। गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरुओं को कोटि कोटि नमन और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं प्रोफेसर अनिल निगम। मैं मूलतः पत्रकार हूं और वर्तमान में IMT कॉलेज ग्रेटर नोएडा के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में डीन के पद पर कार्यरत हूं। मैं सर्वप्रथम श्री चंद्रपाल जी और उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही सामयिक विषय पर ये आज का वेबिनार रखा है। आज का विषय है फेक न्यूज के दुष्परिणाम। चंद्रपाल जी हिंदू जागरण मंच मेरठ प्रांत के सह प्रचार प्रमुख हैं और हिंदू जागरण मंच प्रचार विभाग के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य। चंद्रपाल जी आपको बहुत बहुत बधाई। सर्वप्रथम मैं यहां पर अपने विषय पर आने के पहले कुछ मूल बातों की मैं यहां पर चर्चा करना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं स्पष्ट कर दूं कि फेक न्यूज जो विषय है उसमें एक जो न्यूज शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ है समाचार। तो ये न्यूज का मतलब क्या है, बेसिक चीज पहले क्लियर करके फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। न्यूज और इंफॉर्मेशन दो शब्द हैं, सूचना और समाचार। सूचना और समाचार में बहुत फर्क है, इंफॉर्मेशन और न्यूज में बहुत फर्क है। न्यूज को मैं उसके शब्द से ही स्पष्ट करूंगा जो अंग्रेजी के शब्द से आया हुआ है। न्यूज में NEWS ये चार लेटर होते हैं। पहले N का मतलब है न्यूज वर्दीनेस, यानी उस खबर की उपयोगिता क्या है। दूसरा है E स्टैंड्स फॉर एम्फेसिस, यानी किसी भी सूचना में या किसी भी समाचार में रोचकता या महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। W से मतलब है 5W and 1H। 5W and 1H से क्या मतलब है? 5W and 1H से मतलब है where, what, when, who, why और H का मतलब है how। और S जो चौथा लेटर है उसका मतलब है सोर्स यानी स्रोत। खबर की तो एक ही अवधारणा है और खबर की अवधारणा यह है कि खबर को सत्यम शिवम और सुंदरम की अवधारणा पर आधारित होना चाहिए। भारत में इस समय महामारी का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मानव सभ्यता के समक्ष खुद को बचाने की एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। भारत में जितनी तीव्र गति से कोरोना का संक्रमण पैर पसार रहा है उसी तेजी से फेक न्यूज का संक्रमण भी हमारे देश में बढ़ रहा है। याद रखिए, मैंने शब्द का इस्तेमाल किया फेक न्यूज का संक्रमण यानी इन्फेक्शन। ये एक तरीके की बीमारी है जिसकी मैं तुलना बीमारी से कर रहा हूं कि किस तरीके से फेक न्यूज बहुत तेजी से ट्रेवल करती है, कैसे वो तेजी से प्रसारित होती है। मैं एक आपको उदाहरण बता रहा था कि किस तरीके से कोरोना फैलाने के लिए एक खबर प्रसारित की गई कि तबलीगी जमात के लोग बर्तनों को जूठा कर रहे हैं और उस प्रक्रिया से किस तरीके से कोरोना बहुत तेजी से फैलेगा। इसी तरीके से लॉकडाउन जब किया गया हमारे देश में 24 मार्च को यह घोषणा की गई और 25 मार्च से लॉकडाउन को लागू किया गया हमारे देश में, तो एक खबर प्रसारित की गई, बहुत तेजी से यह खबर फैली कि साहब जो ये लॉकडाउन किया गया है वो भारत में लॉकडाउन WHO के डायरेक्टिव्स के हिसाब से किया गया। उसके जो डायरेक्शंस हैं और उसमें डायरेक्शन ये है कि लॉकडाउन 3 महीने तक रहेगा। इसका परिणाम क्या हुआ कि जो हमारे देश में प्रवासी मजदूर हैं वो परेशान हो गए इस सूचना से और बहुत तेजी से उन्होंने भागना शुरू कर दिया।
उनका पलायन शुरू हो गया विभिन्न शहरों से हमारे देश के। इसी तरीके से मैं एक और आपको बताना चाहूंगा एक खबर के बारे में। एक खबर यह प्रसारित की गई सोशल मीडिया पे 6 अप्रैल को कि बेकिंग सोडा से कोविड-19 का जो वायरस है उसको खत्म किया जा सकता है। साहब, अब ये ऐसी सूचना थी जिसको सुन करके लोगों ने कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इसी तरीके से एक और दुर्भाग्यपूर्ण खबर के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि कोरोना काल में एक सरकारी अस्पताल में हिंदू और मुस्लिम रोगियों के अलग अलग बिस्तर लगाए गए हैं, ऐसी एक खबर प्रसारित की गई। इसी तरीके से महाराष्ट्र में बांद्रा शहर की खबर के बारे में हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जब वहां पर यह सूचना हुई कि महाराष्ट्र से प्रवासी मजदूरों को उनके गांव में, उनके प्रदेशों में उनको भेजा जाएगा, और महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से कुछ ट्रेनें मंगाई कि ट्रेनें चलाई जाएंगी। उसमें एक व्हाट्सएप पे खबर प्रसारित की गई, मैं यहां पर नाम नहीं लूंगा, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल पे भी यह खबर चलाई गई कि साहब जो है ट्रेन आज ही जा रही है और अभी जा रही है। बांद्रा रेलवे स्टेशन पे मजदूरों की भीड़ लग गई और भीड़ लगते ही साहब ये वहां पर भगदड़ की स्थिति मच गई। पुलिस को लाठी चार्ज करके लोगों को वापस भेजना पड़ा। कहने का मतलब यह है कि जो फेक न्यूज है वो चाहे किसी भी मीडिया के प्लेटफॉर्म पे चलाई जाए, वो किस तरीके से समाज में असर करती है उसके बारे में बहुत विस्तार से अभी चर्चा करूंगा, खाली आपको उदाहरण कुछ दे रहा था। इसी तरीके से हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके बारे में एक सूचना या कहना चाहिए खबर चलाई गई कि साहब उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उसका परिणाम यह हुआ अमित शाह जी को खुद सामने आना पड़ा और कहना पड़ा नहीं मैं स्वस्थ हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। दोस्तों, निसंदेह कोरोना काल में मैं एक चीज की और यहां पर जो है सराहना करना चाहूंगा कि कोरोना काल में जो मीडिया है, मीडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका भी निभाई। जैसा कि हम जानते हैं कि लोकतंत्र में जो प्रेस है, मीडिया है, उसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। हमारे मीडिया संस्थानों के पत्रकारों ने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों को जागरूक करने की जो पहल की और लोगों को सूचित करने के लिए निष्पक्ष और सैनिटाइज खबरें उपलब्ध कराई, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि नमन भी करना चाहूंगा और मैं उनका नमन और वंदन करना चाहूंगा। लेकिन मित्रों, एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि इस दौरान फेक न्यूज की जो है बाढ़ सी आ गई और संक्रमण इतनी तेजी से फेक न्यूज का समाज में फैला कि बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो है उसकी वजह से हमारे समाज में जो है बहुत ही अजीब स्थिति पैदा हो गई। यहां पर आपको थोड़ा सा मैं मीडिया के बारे में बताना चाहूंगा। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि मीडिया में आजकल सूचना के लिए हमारे पास 3 प्लेटफॉर्म होते हैं। पहला प्लेटफॉर्म है प्रिंट मीडिया का, दूसरा प्लेटफॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जिसमें टीवी, रेडियो वगैरह आते हैं। प्रिंट मीडिया में आप अखबार और पत्रिकाएं, पत्र पत्रिकाओं को शामिल करते हैं। और तीसरा माध्यम है वो है डिजिटल मीडिया का। डिजिटल मीडिया के यहां पर 2 पार्ट्स हैं। एक तो वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न्यूज पोर्टल्स वगैरह का है और दूसरा प्लेटफॉर्म है जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म। तो ये तीनों जो माध्यम हैं उनके माध्यम से हमें सूचनाएं मिलती हैं, जनता को सूचनाएं मिलती हैं। और खास तौर से ये कोरोना महामारी के दौरान, इस पूरी वैश्विक महामारी के दौरान हमारे देश में ही नहीं परंतु पूरे विश्व में अगर लोगों के पास सूचना का माध्यम है तो यही 3 माध्यम है। अब इन माध्यमों में सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा प्रिंट मीडिया की। मित्रों, प्रिंट मीडिया सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है सूचनाओं को प्राप्त करने का। प्रिंट मीडिया क्यों सर्वाधिक माध्यम है सूचना प्राप्त करने का, उसका एक कारण है। हमारे देश में
प्रिंट मीडिया का जो उद्भव और विकास हुआ आजादी के पहले, वो कहीं ना कहीं मिशनरी था, और उनको चलाने वाले जो लोग थे, अखबारों को, पत्रिकाओं को चलाने वाले लोग मूलतः या तो पत्रकार थे, और जो मालिक थे वो भी कहीं ना कहीं पत्रकार ही थे, और वो कहीं ना कहीं पत्रकारिता के समक्ष एक मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे थे, और वो मिशन था देश की आजादी। उन्होंने पत्रकारिता को देश की आजादी के लिए, लोगों को, देश की जनता को जागरूक करने के लिए समर्पित कर रखा था। ऐसी स्थिति में प्रिंट मीडिया का जो उद्भव विकास हुआ वो विभिन्न चरणों से गुजरा, और वहां एक मूल्यों और सिद्धांतों की परंपरा विकसित हुई। यही कारण है कि वहां पर खबरों के वेरिफिकेशन, सूचनाओं के वेरिफिकेशन, उनकी पुष्टि की एक अच्छी खासी परंपरा है। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे जो देश का प्रिंट मीडिया, देश में नहीं परंतु पूरे विश्व में इस समय प्रिंट मीडिया संकट के दौर से गुजर रहा है। आप देखिए, एक खबर आती है कि साहब अखबारों के माध्यम से या कागज के माध्यम से भी कोरोना का संक्रमण फैलता है। जैसे ये खबर चलती है, आप देखिए बहुत तेजी से लोग अखबार को रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। आप खुद देखिए, आप जहां रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहां पर स्थिति आप देखिए, आपके आसपास, आपकी सोसाइटी में, आपके पड़ोस में कितने अखबार पहले आते थे, आज कितने अखबार आते हैं। कभी आप पूछ के देखिएगा, जो आपका हॉकर है जो आपके एरिया में आता होगा, उससे आपको पता चलेगा। अखबार की जो प्रसार संख्या है वो कम होने लगी। पत्रकारों के समक्ष बहुत बड़ा संकट हो गया। जब अखबार की संख्या कम हो जाएगी तो कम पत्रकारों की आवश्यकता पड़ेगी, तो पत्रकारों की नौकरी पे आंच आने लगी, उनकी नौकरियां जाने लगी। अखबारों का रेवेन्यू घटने लगा, क्योंकि अब सरकार को यदि पता है और यदि इंडस्ट्री को पता है और लोगों को पता है कि अखबार कम प्रसारित हो रहा है, कम उसका सर्कुलेशन है, तो स्वाभाविक तौर पे उसका राजस्व भी कम हो जाएगा। तो उसका भी राजस्व धीरे धीरे कम होने लगा। उसका फर्क वहां पर दिखने लगा कि ये किस तरीके से प्रभावित हो रहा है। अब जब ये प्रिंट मीडिया पे इतना जबरदस्त संकट आने लगा, तो कुछ हालांकि इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं लगातार। जैसे गार्जियन समाचार पत्र है, उसने अपने पाठकों से अपील की कि हमारा सहयोग करिए, है ना, और क्योंकि हम संकट के दौर से गुजर रहे हैं, हम हमेशा आपको बहुत सैनिटाइज्ड और बहुत ही एक अच्छी परंपरा से गुजारने के बाद आप तक सूचनाओं को पहुंचाते हैं ताकि वो सही खबर आप तक पहुंचे। इसी तरीके से हमारे देश में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी एक संगठन है जो अखबारों के वेलफेयर के लिए काम करती है। उसने भी सरकार से अपील की कि उनके लिए भी कोई ना कोई ऐसी योजना, कोई ना कोई ऐसा राहत की जो है योजना या कोई ऐसा उनको प्रोजेक्ट दिया जाए ताकि वो अपने को संकट से उबार सके। मित्रों, दूसरा जो सूचनाओं का प्लेटफॉर्म है हमारे पास, वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी न्यूज चैनल्स और रेडियो। रेडियो तो आप जानते हैं, जिस एक तरह से कहना चाहिए कि वो सरकार के पास है, और एक और माध्यम है जिसमें जो गैर सरकारी सेक्टर में हम उसको देख सकते हैं, वो एफएम है, कम्युनिटी रेडियो सेंटर्स हैं जो उस क्षेत्र में आते हैं। अब टीवी न्यूज चैनल्स का इतिहास हमारे देश में बहुत पुराना नहीं है। 1959 में तो हमारे देश में टीवी आ गया था, चैनल आ गया था, लेकिन वो दूरदर्शन था। बहुत सालों तक, लगभग 30 सालों तक सरकारी ही अधीन वो व्यवस्था चलती रही। लेकिन 1990 के दशक में हमारे देश में उसका प्राइवेटाइजेशन होता है, और धीरे धीरे यहाँ पर न्यूज चैनल्स जो है उस दशक के अंत तक हमारे देश में आना शुरू होते हैं, और फिर आगे बहुत सारे न्यूज चैनल्स प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। अब प्राइवेट चैनल्स की सबसे बड़ी मजबूरी क्या है कि अब चूंकि इतने सारे चैनल्स जो है मार्केट में काम करते हैं, तो उनके समक्ष एक सबसे बड़ी चुनौती होती है कि सबसे आगे कौन, सबसे तेज कौन। आप ये देखते हैं होड़ लगी रहती है। तो आपने देखा होगा कि एक ही खबर, एक कॉमन खबर एक चैनल में चलनी शुरू होती है जो ब्रेकिंग न्यूज कहलाती है, और वही खबर दूसरे भी चैनल पे चलती है, तीसरे चौथे सब पे वो ब्रेकिंग न्यूज कहलाती है। जबकि ब्रेकिंग न्यूज का कॉन्सेप्ट ये कतई नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो हड़बड़ी है
खबर को चलाने की हड़बड़ी, वो हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखने को मिलती है। तो उसका असर क्या होता है? देखिए, अखबार में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या फर्क है? अखबार जो न्यूज चैनल्स हैं उनको 24/7 24 घंटे काम करना है, 24 घंटे उनको खबरें देनी है। तो अब उनकी सबसे बड़ी मजबूरी क्या होती है कि खबर आई, उसकी पुष्टि हुई नहीं हुई, आधी अधूरी है। यानी जो अभी मैं आपको बता रहा था कि सूचना और समाचार में फर्क है, सूचना को ही चलाना खबर के रूप में वो शुरू कर देते हैं, जबकि अखबार में क्या है, उनके पास पूरा समय है। आप वो रिपोर्टर फील्ड से समाचार का संकलन करेगा, संबंधित पक्षों से बातचीत करेगा, उसकी पुष्टि करेगा और फिर इसके बाद खबर लिखेगा और वो अखबार में छपेगी, दूसरे दिन आएगी। लेकिन चैनल में पता चला कि जल्दबाजी के होड़ में टीआरपी जिस तरह से अखबार में प्रसार का खेल है, वही होड़ चैनल्स के बीच में टीआरपी की होड़ में कोई भी खबर बिना पुष्टि के जो चलाई जाती है, उसी को हम फेक न्यूज करते हैं। हालांकि मैं फेक न्यूज के बारे में कहना चाहूंगा कि न्यूज कभी फेक हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो फेक है वो न्यूज नहीं है और जो न्यूज है वो फेक नहीं है। ऐसी स्थिति में समझने की जरूरत यह है कि खबर वो है जो सत्य है, सही है, बेस्ड ऑन ट्रू फैक्ट्स, है ना, जो सच्चे तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित है, और वो खबर कहीं ना कहीं अनबायस्ड है, कहीं ना कहीं वो दूसरे पक्ष तीसरे पक्ष को देख करके, उससे बातचीत करके, उसको समाहित करके खबर को दिया गया है ना। और उसका जो प्रस्तुतिकरण है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाना। ये अखबार में है तो नेचुरली वो सुंदर तरीके से उसका लेआउट होना चाहिए, और यदि चैनल में चलाया जा रहा है तो उसका प्रस्तुतिकरण अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए। खबर का प्रसारित करने का यही तरीका है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी उस पर मैं बात करूंगा कि किस तरीके से हम जल्दबाजी में गड़बड़ करते हैं। ये मैंने आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में चर्चा की। अब मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया के बारे में आपको बता देना चाहता हूं। अब जो डिजिटल मीडिया है, जिसमें मैंने कहा कि एक उसका पार्ट है जो न्यूज पोर्टल्स का है, और दूसरा पार्ट है सोशल मीडिया, यानी आप व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन और फेसबुक, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके माध्यम से हम अपने सूचनाओं को आगे बढ़ाते हैं, समाचार को बढ़ाते हैं। मैं यहां पर आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि सोशल मीडिया, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और सोशल मीडिया वास्तविकता तो यह है, कई बार वो काम कर देता है जो कोई काम कर ही नहीं सकता। यहां तक कि अखबारों में भी हम उस काम को नहीं कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कई बार वो काम नहीं कर पाती। कई बार एक अखबार में छपी हुई खबर वो काम नहीं कर पाती है जो सोशल मीडिया के माध्यम से काम हो जाता है। इसका हम उदाहरण देख सकते हैं, जिस तरीके से अमेरिका में एक ब्लैक पर्सन की पुलिस वाले ने जिस तरीके से प्रताड़ित किया और उसकी हत्या हो गई, और वो सूचना जब सोशल मीडिया में सर्कुलेट हुई, पहले अखबार में छपी वैसा रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन जब वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे खबर प्रसारित हुई तो आपने देखा कि कितनी तेजी से सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि विश्व के तमाम कंट्रीज में उस मुद्दे को लेकर के धरना और प्रदर्शन शुरू हो गए। इसी तरीके से हमारे देश में जब अन्ना हजारे ने आंदोलन किया, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल बिल को लेकर के उन्होंने जो आंदोलन किया, पूरे देश में जो जागरूकता का माहौल पैदा हुआ, उसमें सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका थी। इसी तरीके से अब आप चाहे लोकसभा के 2014 के चुनाव हो, या अभी पिछले लोकसभा के चुनाव हो, या विधानसभाओं के चुनाव हो, उस दौरान भी सोशल मीडिया के माध्यम से, या हम सबसे जो लेटेस्ट उदाहरण ले सकते हैं, ये कोरोना महामारी का ले सकते हैं, WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, और हमारे देश की केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकारों ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो डायरेक्शंस जारी किए, जो गाइडलाइंस जारी की, वो कितनी तेजी से प्रसारित हुई। ये एक इसका सकारात्मक पक्ष है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो सोशल मीडिया का है। इसलिए सोशल मीडिया बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरी ओर सोशल मीडिया का एक नकारात्मक पहलू भी है। नकारात्मक पहलू यह है
कि यदि हम किसी के खिलाफ कैंपेन चलाना चाहते हैं, हम तो एक फेक न्यूज का हम वो तैयार करते हैं, कोई वीडियो तैयार करते हैं या कोई मैसेज तैयार करते हैं और उसको एक रणनीति के तहत सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं। अब सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल करते हो या आप अपनी सूचनाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करते हो, आपको सबसे बड़ी सावधानी यही बरतने की जरूरत है कि आखिरकार उस खबर पे कैसे भरोसा करें। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्योंकि आपके पास ये विभिन्न प्लेटफॉर्म से जब खबरें आ रही हैं तो आपके समक्ष तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार यदि हमारे पास ये खबरें आ रही हैं तो हम किन खबरों को सही समझें, किन खबरों को गलत समझें। तो मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया की खबरों की बात करें तो देखिए उसमें 3 पक्ष होते हैं। एक, सबसे पहले कि किसी ने जैसा कहा वैसा रिपोर्टर ने सुना, वैसा उसने लिख दिया, वैसा उसने चैनल में चला दिया। लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि यदि कोई एक्स को कोई वाई गाली दे रहा है तो भाई एक्स जो गाली दे रहा है तो उस वाई से क्या हमने उसकी पुष्टि की, उसकी बात की। यदि एक्स को कोई चोर कह रहा है या कह रहा है इसने घोटाला किया तो हमने जानने की कोशिश की विभाग से या उससे बात की कि उसने वो घोटाला किया है कि नहीं किया है। तो कहने का मतलब यह है, या आप किसी पॉलिटिकल रैली की खबर पढ़ रहे हैं या खबर आपके सामने आ रही है तो पॉलिटिकल रैली में, राजनीतिक रैली में कोई भी चीज किसी नेता ने जैसा बोला क्या वैसा ही चला दिया गया, या हमने ये भी जानने की कोशिश की कि भाई लोगों का वहां क्या कहना था, वहां भीड़ कैसी थी, वहां पर लोगों का रिएक्शन कैसा था। तो ये हो गई लेवल 2 की जर्नलिज्म। यदि आप जैसा का तैसा चलाते हैं, दिस इज लेवल 1 की जर्नलिज्म। और लेवल 2 की जर्नलिज्म में वो है, ये है यदि हम ये देखने की कोशिश करते हैं, दूसरे पक्ष को एक्सप्लोर करते हैं, उसको हम खबर में इंक्लूड करते हैं, तो लेवल 2 की जर्नलिज्म हो गई। लेकिन यदि यहीं पर हम ये भी बताते हैं कि यदि ये पॉलिटिकल रैली हुई तो वहां भीड़ नहीं थी, लोगों का क्या कहना था और इस पॉलिटिकल रैली का असर क्या होगा, यह भी हम बताने की कोशिश करते हैं, खबर में यह भी है, तो ये लेवल 3 की जर्नलिज्म। कहने का मतलब मेरे ये है कि आप भरोसा लेवल 2 और लेवल 3 की जर्नलिज्म पे करें तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे आने वाली खबरें हैं, आप उनकी पड़ताल कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि वह खबर वास्तव में कैसी हैं। इसके अलावा और कैसे हम सोशल मीडिया के खबरों को जो है उनकी पड़ताल करेंगे, उनके बारे में समझेंगे, उसको थोड़ा सा और आगे समझेंगे। लेकिन अब मैं बताना चाहता हूं कि जो फेक न्यूज जिस तरीके से, मतलब न्यूज पेपर्स, चैनल्स एंड इवन द सोशल मीडिया फ्लडेड विद फेक न्यूज, है ना, वो उनसे भरा पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही सावधानी पूर्वक इन प्लेटफॉर्म्स का आपको इस्तेमाल करना है। अभी भी मैं कह रहा हूं कि अखबारों में फिर भी उसके चांसेस बहुत कम है फेक न्यूज के, लेकिन चैनल और सोशल मीडिया में उसके चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आपको वहां बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तो फिर इनका परिणाम क्या है, इसका दुष्प्रभाव क्या हो रहा है? यदि फेक न्यूज आ रही है और फेक न्यूज को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट निसंदेह हम कर रहे हैं, लेकिन कई बार हमको नहीं पता होता कि हम कैसे इस पे भरोसा करें। चूंकि वो न्यूज है, वो चल रही किसी प्लेटफॉर्म पे आती है, हम उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो हमें समझने की जरूरत है कि हम उस पर जरा देखें। तो इसका प्रभाव क्या हुआ कि आपने देखा इस कोरोना महामारी के दौरान, सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि कोरोना महामारी के दौरान जब इस तरीके की गलत खबरें चली, फेक न्यूज चली, तो हमारे देश में पैनिक क्रिएट हुआ, भय का माहौल बना, डर का माहौल बना। और यही कारण है कि डर और भय का माहौल बनने के चलते ही हमारे देश में बहुत तेजी से मजदूरों का पलायन शुरू हो गया। इधर ये सूचनाएं कि साहब नहीं ट्रेन तो चलेगी नहीं, जबकि बार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ जी ने कहा, योगी जी ने कहा कि नहीं साहब जो है हम बसों से जो है प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाएंगे। केंद्र सरकार ने कहा कि हम करेंगे। इसके बावजूद आपने देखा सड़कों पर, रेल की पटरियों पे मजदूरों का चलना नहीं रुका, वो लगातार अपने गांव के लिए पैदल ही पलायन करते रहे। तो वो कहीं ना कहीं ऐसी सूचनाएं प्रसारित की गई, गलत सूचनाएं प्रसारित की गई, जिसके तरीके से ये हुआ। और एक चीज और हुआ जिसका अब असर आप देख रहे हैं, कितनी तेजी से कोरोना के संक्रमण कितनी तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना का संक्रमण बढ़ने में कहीं ना कहीं इन अफवाहों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना, निगेटिव इंपैक्ट डाला। और
हमारी जो कोरोना के खिलाफ जंग है, कोरोना के खिलाफ जंग हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। इवन की जो कोरोना के योद्धा पत्रकार भी हैं, ये डॉक्टर भी हैं, ये नर्सेस भी हैं, और ये जो सरकार ने जो रणनीति बनाई देश में, चाहे वो लॉकडाउन की रणनीति हो या लोगों को गाइडलाइन देकर के उनको संभालने की रणनीति हो, वो सब बहुत ही अच्छे तरीके से उसने निभाने की कोशिश की। लेकिन वो जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई है हमारी सरकार की, वो लड़ाई कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गई। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल हमारे समक्ष ये है कि आखिरकार हमें करना क्या चाहिए। जब फेक न्यूज इतनी तेजी से बढ़ रही है, चल रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि खबरों को और इसके अलावा और भी सवाल हैं कि हम खबरों को कैसे सैनिटाइज करें, कौन सी खबरों पे भरोसा करें, हम किस पे विश्वास करें, उनकी विश्वसनीयता का परीक्षण कैसे करें। तो इसके लिए हमें कुछ चीजें करने की बहुत जरूरत है। हमें यदि हम सावधानी बरतते हैं तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने कहा कि आप लेवल 2 और लेवल 3 की जर्नलिज्म, यदि प्रिंट मीडिया की बात है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात है, उस पर आप भरोसा करें। और आप उसको कोई भी चीज, आपको कोई अखबार की कतरन दे देता है, हो सकता है वो कोई पुरानी कतरन हो, कोई पुरानी कटिंग हो, व्हाट्सएप के माध्यम से आपके पास आ जाती है, तो उसको एज इट इज शेयर ना करें। आप सबसे पहले ये देखें कि जो भी न्यूज आई है तो वो न्यूज कहीं फेक तो नहीं है, उस खबर की सच्चाई क्या है उसके आप तह तक जाने की कोशिश करें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जब भी आपके पास व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से या किसी और प्लेटफॉर्म पे आप जिस पे भी जुड़े हुए हैं, जो है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हुए हैं, तो आप ये देखें कि वो थोड़ा सा ठहरे, आप थोड़ा सा रुके। ये नहीं कि आपके मित्र ने, किसी आपके रिलेटिव ने, आपके किसी जानकार ने आपको खबर आगे फॉरवर्ड की है, तो आप भी उस सूचना को आगे एज इट इज फॉरवर्ड कर दें। क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि आपका जानकार है तो हो सकता है वो खबर सही होगी, तो आप भी उसको ऐसे ही फॉरवर्ड कर देते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि आप कृपया खबरों को ऐसे, सूचनाओं को ऐसे आगे फॉरवर्ड ना करें। हर तथ्य को जांचें, आपको तथ्य जांचने की जरूरत है। आप ये देखें कि वो किस हैंडल से खबर चली है। यदि देखें, आपको ये अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि आज की तारीख पे कितने फेक आईडीज पे लोगों के पेजेस बने हुए हैं, ट्विटर हैंडल्स बने हुए हैं और लोगों के फेक आईडीज पे अकाउंट्स बने हुए हैं। तो आपको जब भी कोई खबर मिलती है और आपको जरा सा भी शक होता है, उसकी सच्चाई पे सच होता है, तो आपको उसको जो है टेस्ट करना चाहिए। ये मैं बहुत ही इस बात को आपके समक्ष रखना चाहूंगा। एक बहुत ही अच्छी बात है कि कुछ न्यूज चैनल्स ने, और सरकारी का एक प्लेटफॉर्म है, सरकारी प्लेटफॉर्म है PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उन्होंने खबरों की सच्चाई को जांचने के लिए एक वायरल टेस्ट करना शुरू किया है। और उस वायरल टेस्ट में वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये बात उठी कहां से। सपोज करिए कोई वीडियो मिला, अब कई वीडियो ऐसे मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो उनके चैनल्स पे चलाए जाते हैं। वीडियो चलाना कोई बुरी बात नहीं है, चलाना भी चाहिए। कई जगह ऐसा होता है जहां रिपोर्टर्स नहीं पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पर आम नागरिक, एक सिटीजन हमारे देश का, वो सूचना एक वीडियो के फॉर्म में या टेक्स्ट के फॉर्म में वो आगे तक फॉरवर्ड कर देता है। तो उसमें सच्चाई हो सकती है, लेकिन बहुत जरूरी है कि कई बार उसी होड़ में, जैसा मैंने बताया, TRP की होड़ में चैनल चला देता है। लेकिन मेरा यह मानना है पहले उस वीडियो का वायरल टेस्ट करना जरूरी है, उसके फैक्ट्स को जानना जरूरी है, देखना जरूरी है कि ये मूलतः कहां से वीडियो चला है, ये बात कहां से उठी है, ये कहां से, किस हैंडल से चीज चलाई गई है। यदि आप उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको पता चल जाए, यदि ये फेक है तो आपको पता चल जाए वो जिस हैंडल से चलाया गया वो हैंडल ही जो है सही नहीं है, वो फेक है। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा ठहरें, उसकी जांच पड़ताल करें, और जब आप उसकी जांच पड़ताल करेंगे तो निस्संदेह मेरा मानना है कि आप गलत चीजों को आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे। एक बात और जो ध्यान देने की जरूरत है, जो भी सूचनाएं आपके पास आती हैं, पहले ये देखें
कि जो सूचना आई है भेजने वाले की मंशा क्या है, उसने क्यों भेजा आपके पास, और फिर आप जैसे ही आप उंगली आप अपने फोन पे, मोबाइल पे या लैपटॉप पे बढ़ाते हैं, तो आप ये जरूर सोचें कि आपकी मंशा क्या है, आप क्यों इसको फॉरवर्ड करना चाहते हैं। क्या आप लोगों को, देखिए जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं, कितनी सारी ऐसी सूचनाएं चली, ये खा लीजिए तो कोरोना ठीक हो जाएगा, है ना, ये पी लीजिए तो साहब ये ठीक हो जाएगा। हाँ, आप ये जरूर देखिए कि आज की तारीख में इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, काढ़े हैं, दवाएं हैं, कई इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं जो अच्छे हैं, निसंदेह हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हमें यह जरूर देखना चाहिए कि आखिरकार उसमें सत्यता कितनी है और वो कहां से चली है, क्या उसका किसी ने कोई परीक्षण किया है, चाहे हमारे आयुष मंत्रालय ने किया है या हमारे आयुर्वेद में उसका कुछ उल्लेख है। यदि हम इन चीजों की जांच पड़ताल करते हैं तो मेरा मानना है कि हम गलत न्यूज चला ही नहीं सकते, हम फेक न्यूज से बच सकते हैं। एक चीज मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप दो चीजों में अंतर करना जरूर समझिए, एक है समाचार और एक है विचार, यानी न्यूज एंड व्यूज। तो यह ध्यान में रखना है कि आप न्यूज पे भरोसा करें, व्यूज तो किसी के अपने हो सकते हैं, मेरा अपना कोई विचारधारा हो सकती है, मेरा अपना कहीं से कोई पॉलिटिकल लाइन हो सकती है, वो पत्रकारों की भी हो सकती है और उसमें कोई बुराई भी नहीं, वो होना भी चाहिए। यदि है तो ठीक है, नहीं है तो अनबायस्ड होगा, न्यूट्रल होगा तो ठीक है, वो अलग बात है, वो दूसरा पहलू है। तो आपको यह ध्यान देना है कि जो न्यूज है, न्यूज के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ ना की जाए, उसमें कोई वैचारिक मिलावट ना हो, कोई मतलब पता चला मेरा सोचना है, मेरा मानना है कि कोई विचार है मेरा, तो वो विचार मेरा अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है, तो हम उसको न्यूज में नहीं डाल सकते, न्यूज का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता को खबरों के साथ शामिल नहीं करें और उससे खिलवाड़ कतई ना करें। और मेरा पत्रकारों से यह भी कहना है कि हम एक्टिविस्ट ना बने, पत्रकारों के लिए एक्टिविस्ट नहीं बनना चाहिए और एजेंडा आधारित पत्रकारिता हमें नहीं करनी चाहिए। वी आर नॉट एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट आर नॉट एक्टिविस्ट, दे आर जर्नलिस्ट। और जर्नलिस्ट के लिए जरूरी है कि खबर का वो वेरिफिकेशन अच्छे तरीके से करे, खबर को सैनिटाइज करे, जिस तरीके से आज हम हर चीज को सैनिटाइज करते हैं, संक्रमण रहित बनाने का काम करते हैं, तो खबर को भी जरूरी है कि हम सैनिटाइज करें। सैनिटाइज करने से मतलब यही हुआ कि हमें उसे निष्पक्ष बनाना है, पक्षपात रहित बनाना है, क्योंकि खबर वही है जो सत्य है, खबर वही है जो अनबायस्ड है, खबर वही है जो सही तरीके से लिखी गई है और प्रस्तुत की गई है। तो पत्रकारों से और पत्रकार भाइयों एवं बहनों से मेरा अनुरोध है कि वो इन चीजों का ध्यान रखें, और यदि हम ऐसा करते हैं तो निसंदेह हम जो लोकतंत्र में चौथे स्तंभ के तौर पे हमें मान्यता मिली हुई है ना, ये ऐसा मैं ये तो नहीं कहता कि संविधान में हमें उसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन किया गया है, वो तो जो मौलिक अधिकार है हर नागरिक का 19(1)(a) के तहत जो अनुच्छेद है हमारे देश के संविधान का, तो उसके तहत हमें जो सुविधा मिली हुई है हर नागरिक को मिली हुई है, उसी के तहत ये पत्रकारिता का भी कार्य होता है। तो जो मीडिया एक चौथे स्तंभ के तौर पर लोकतंत्र में काम करता है, हम उसकी निष्पक्षता को हम बरकरार रखें, तभी हम अपने देश, यदि हम खबरों को सैनिटाइज करके देंगे और फेक न्यूज से बचेंगे, तभी हम अपने देश और समाज का हित कर सकते हैं। और यही मैं अपने आप लोगों से कहना चाहूंगा। और मैं अंत में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी बात आपके समक्ष रखी है, और यदि आपको ऐसा लगता है, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आपके मन में कोई सवाल है या कुछ आगे आप पूछना चाहते हैं, तो आप जो हिंदू जागरण मंच का ये पेज है उस पर जाकर के आप इसे लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और वहां जाके आप कमेंट लिख सकते हैं। मेरे से यदि कोई सवाल पूछना चाहते हैं, मैं उसको आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो आज का कार्यक्रम है, फेक न्यूज के दुष्परिणाम विषय का जो कार्यक्रम रखा, वो हिंदू जागरण मंच ने रखा। उसमें जो चंद्रपाल जी हैं, चंद्रपाल प्रजापति जी, मैं उनका यहाँ पर इस मंच पर मुझे बुलाने के लिए और इस विषय पर अपना व्याख्यान देने के लिए, है ना, आमंत्रित करने के लिए
मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,